हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेंजर पोजीशन टू कंसिडरेशन, यानी कि स्ट्रेंजर की क्या पोजीशन रहती है कंसिडरेशन में। तो देखिए, जो प्रोमाइसी है, प्रोमाइसी के अलावा थर्ड पार्टी है, उससे कंसिडरेशन मूव हो सकता है। जब प्रोमाइसी के अलावा थर्ड पार्टी कंसिडरेशन पे करती है, उसी व्यक्ति को स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोला जाता है और इंडियन लॉ में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन केस कर सकता है। ये प्रिविलेजेस उसको दिए गए हैं। सेकंड आता है आपके पास एग्जाम्पल चिन्नैया वर्सेस रमैया केस का। तो यहाँ पे क्या था कि जो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस है, इन दिस केसेस रमैया जो है वो ओल्ड लेडी की डॉटर है और उसने कहा कि वो मेटरनल अंकल को एन्युटी पे करेगी। तो मेटरनल अंकल का नाम चिन्नैया चिन्नैया था। तो यहाँ पे जो रमैया है वो ये कहती है कि वो मेटरनल अंकल को क्यों पे करे, क्योंकि मेटरनल अंकल से डायरेक्टली किसी तरह का कंसिडरेशन उसे नहीं मिला है। ओके, तो मैटरनल अंकल ने केस फाइल किया और यहाँ पे केस जो डिसीजन आया वो ये आया कि रमैया को डायरेक्टली तो चिन्नैया से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी जो मदर है रमैया की, उसको चिन्नैया ने कंसिडरेशन दिया है। इन दिस केसेस कि जो आपका कंसिडरेशन है वो मूव हुआ है चिन्नैया को ओल्ड लेडी से। तो यहाँ पे जो रमैया और चिन्नैया के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है, थर्ड पार्टी यहाँ पे ओल्ड लेडी है, तो ओल्ड लेडी की तरफ से कंसिडरेशन जो है वो ऑलरेडी चिन्नैया को मिल चुका है। एंड अनदर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध की निजता का सिद्धांत क्या है। अनुबंध की निजता यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो हमें ये बताता है कि अनुबंध के केवल पक्षकार ही उसके अधिकार प्राप्त करने के लायक होते हैं, या तो वो उनको अधिकार मिलेंगे अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं, वो ही कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से कितने भी प्रिविलेजेस लेने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के जो दायित्व है उनको पूरा करने के लिए, ना कि कोई थर्ड व्यक्ति उसके लिए लायबल होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो लोगों के बीच प्राइवेटली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। नो अदर पर्सन कैन एक्वायर द राइट ऑफ द लाइबिलिटी या अदर एनी अदर राइट। माना ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सी जो है, सी को किसी प्रकार का राइट या किसी प्रकार की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। यहाँ पे जो भी राइट या लाइबिलिटी है वो ए और बी की अराइज होगी। ओनली द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। जो भी पार्टी का हिस्सा है वो ही केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी जो है केस नहीं कर सकता है। अगर आप स्ट्रेंजर्स को कंसिडरेशन है तो थर्ड पार्टी यहाँ पे केस कर सकती है। Another one thing, the person who is not a part of contract cannot sue and sued, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसके ऊपर ना केस किया जा सकता है ना वो केस करेगा। अब बात आती है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन केस कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है उसको ही हम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर थर्ड पार्टी कहते हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ ही केसेस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो व्यक्ति है थर्ड पार्टी है केस कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि जब दो व्यक्ति आपस में केस करते हैं तो उस टाइम सिचुएशन क्या रहती है। टू पर्सन एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप। जो दो व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, उनको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार मिल जाता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार निजता का अधिकार, यानी कि दो लोगों को आपस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगों ही आपस की इक्वल लायबिलिटी या फिर राइट्स जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो मिलते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं मिलते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। कोई भी लीगल रिलेशनशिप अराइज होता है, राइट अराइज होते हैं या फिर लायबिलिटी अराइज होती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की अराइज होगी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उनका कोई राइट या लायबिलिटी अराइज नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी पार्ट को तोड़ता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। माना फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स देनी थी, यहाँ पे ए ने मना कर दिया, तो बी को अधिकार है ए के ऊपर केस करने का। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पे सी को अधिकार नहीं होगा ए के ऊपर केस करने का, तो प्रिविटी ऑफ राइट जो है वो किसको मिला हुआ है? बी को मिला है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिक्वेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन के। ए पर्सन हु इज ए नॉट ए पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, यानी जो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है वो केस नहीं कर सकता है। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज द बेनिफिट हिज प्रोवाइडेड कंसिडरेशन, जब तक जो है चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो केस नहीं कर सकता है। सिर्फ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के केसेस में ही वो केस कर सकता है।
A contract cannot counterwrite and impose obligation on any person who is not a party of the contract. जो पार्टी नहीं होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते व्यक्ति, उनके लिए कोई राइट या ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी कैन नॉट बी इन्फोर्स इट, सी के कोई राइट या ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या बताता है, लीगल रिलेशनशिप बताता है पार्टीज के जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं उनको कुछ लीगल राइट्स मिल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर केस करने के। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता है, जहाँ ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पे ए और बी ही केस कर सकते हैं, सी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ओज बी 20 लाख एंड सेल हिज लैंड टू सी, ए ने बी से 20 लाख लिए, उधार लिए, यहाँ पे सी को सेल कर दिया लैंड। सी प्रॉमिस टू पे ऑफ ए डेट, एंड सी यहाँ प्रॉमिस करता है कि वो ए डेट देगा टू बी, एंड सी फेल टू पे, सी जो है वो फेल हो गया, उसने नहीं पे किए। बी कैन नॉट स्यू टू सी, यानी बी जो है वो सी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। उधार तो ए ने लिया था ना, और ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे सी मुकर गया बाद में, तो इट्स मीन दैट कि सी के ऊपर बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। सो स्ट्रेंजर टू अंडर द बोथ इंडियन इंग्लिश लॉ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्यू, दोनों ही केसेस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन ऑफ द रूल, यानी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर जो है वो केस कर सकता है, या स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा हमने कि कोई स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, जिसमें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थर्ड पार्टी बन जाती है। फर्स्ट आता है बेनिफिशियरी अंडर द ट्रस्ट एंड चार्ज, जब हम किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को चार्ज देते हैं या ट्रस्ट देते हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती है। द पर्सन हुज बेनिफिट द ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड मे बी इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस व्यक्ति के लिए हम मतलब ट्रस्ट बना रहे हैं, जिस जिस पार्टिकुलर बेनिफिट के लिए हम ट्रस्ट बना रहे हैं, अगर वो बेनिफिट उस ट्रस्ट से नहीं थर्ड पार्टी को मिल रहा है तो थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट कर सकती, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल यू वाज अपॉइंटेड बाय हिज फादर एज ए सक्सेसर एंड वाज पुट ए पोसेशन ऑफ इंटायर एस्टेट, यहाँ पे यू जो है उसके पापा ने यू को एक सक्सेसर बनाया और पूरा एस्टेट जो है उसके पोसेशन अधिकार में आ गया इन कंसिडरेशन के तौर पे। देयर ऑफ यू एग्री विद हिज फादर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी एंड गिव टू विलेजेस ऑफ जे, यहाँ पे यू जो है एग्री हो गया पापा के साथ कि वो जे विलेजेस को कुछ कंसिडरेशन के अमाउंट में देगा। ठीक है, यहाँ पे तो जे है, जे जो पार्टिकुलर है वो एक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे जो ट्रस्टी किसको बनाया गया, यू को बनाया गया। किसने बनाया, फादर ने, कि आपने बेनिफिट जो है मुझे नहीं देना है, किसको देना है, जे को देना है। तो इस केसेस में जो जे है वो भी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है द फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट माना फॉर एग्जांपल कि फैमिली के आपस में कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों का हुआ है, लेकिन फैमिली सेटलमेंट ऑटोमेटिकली जो उस क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं या इंगेज्ड होते हैं फैमिली में, वो भी उस किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वेयर एन अरेंजमेंट इन मेड टू कनेक्शन विद द मैरिज, जब हम कोई अरेंजमेंट करते हैं, कनेक्शन मैरिज का होता है, पार्टीशन होती है, अदर फैमिली अरेंजमेंट होते हैं। इन दिस प्रोविजन बेनिफिट जो किसी पार्टिकुलर वन व्यक्ति को नहीं होता बल्कि अदर व्यक्ति को भी बेनिफिट उससे हो सकता है, तो सच पर्सन मे बी स्यू, तो वो थर्ड व्यक्ति जो है वो स्यू कर सकता है जो पार्टी का हिस्सा नहीं है। ए प्रोविजन वाज मेड इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर द मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ द फीमेल मेंबर ऑन partition the female member sue such expenses, it was held that he was entitled to sue। तो इन दिस केसेस यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के जो मैरिज एक्सपेंसेस है, फीमेल मैरिज का एक्सपेंसेस है, पार्टीशन के दौरान जो है फीमेल मेंबर जो पार्टीशन होती है उसके दौरान फीमेल मेंबर जो है वो एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकती है, एक्सपेंसेस के लिए केस कर सकती है, चाहे वो उसका पार्टीशन का हिस्सा, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बाद में हिस्सा नहीं होगी, लेकिन वो अपनी फैमिली सेटलमेंट के लिए थर्ड पार्टी भी यहाँ पे कनेक्शन मतलब केस कर पाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट।
एजेंट के थ्रू किया गया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एजेंट के थ्रू, एजेंट जो है वो किसके साथ रिलेशन क्रिएट करता है, दिस इज द थर्ड पार्टी, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। सो ये प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक्स सोल्ड गुड्स टू बाई, एक्स ने बाई को गुड्स सेल की ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल जेड, यहाँ पे बाई जो है वो एक्स के ऊपर केस नहीं करेगा, जेड के ऊपर केस करेगा। ठीक है, एक्स और बाई जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन जेड यहाँ पे थर्ड पार्टी मान के हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे बाई जो है वो ऑटोमेटिकली जेड के ऊपर जो है वो केस फाइल कर सकता है, जबकि बाई और जेड का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट, where one of the party of contract acknowledge the payment to a third party, then third party can recover the amount such person. For example, B received some money from D to be paid over to R and he admit to receipts to B and R can recover from B. तो यहाँ पे क्या है कि जब आपकी पेमेंट जो है, आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है और चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, तो थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीव कर सकती है। माना कि बी जो है वो डी से पैसे ले रहा है और उसने किसको पे करने हैं, आर को पे करने हैं, तो आर जो है वो पैसे जो है बी से रिसीव कर सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की असाइनमेंट के हिसाब से देखें, वेयर ए बेनिफिट हैज बीन असाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका बेनिफिट किसी पार्टिकुलर पर्सन को हो रहा है, द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे असाइनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वेयर देयर इज ए असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट टू वेरियस बेनिफिट, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, असाइनमेंट होती है, तो असाइनी जो है वो बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कोई एंड अनदर वन द कवनेट्स कंसर्निंग लैंड, तो कवनेट्स कंसर्निंग लैंड का अर्थ है कि भूमि और संपत्ति के उपयोग, स्वामित्व या अनंत के संबंध में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते, यानी भूमि में बाध्यकारी समझौते होते हैं, भूमि से रिलेटेड कोई भी हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए हैं। द लॉ अलाउ सर्टेन कन्वेंट्स वेदर पॉजिटिव या रिस्ट्रिक्टेड, या वे पॉजिटिव के बिहाफ पे हो सकता है डिसीजन, नेगेटिव हो सकता है, या किसी के लिए बर्डन बेनिफिट क्रिएट करने वाला हो सकता है। तो जो भी ओरिजिनल पार्टी होती है, उस ओरिजिनल पार्टी के अलावा किसी थर्ड पार्टी के लिए अगर किसी तरह की भूमि संबंधी कंसर्न कन्वेंट्स वहाँ पे अराइज हो रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकती है। द रिलीवेंट कन्वेंट में रिलेट टू द फ्री होल्ड लैंड या फिर लीज होल्ड लैंड, ठीक है, तो वो हिस्सा उस कॉन्ट्रैक्ट का बन सकता है। एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल, ऐसा कोई व्यक्ति जो दो लोगों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बाई बिहेवियर ये शो कर रहा है कि वो उसी ही पार्टी का हिस्सा है, तो एस्टॉपल के थ्रू भी हम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। वेयर वन पार्टी हैज बाय हिज वर्ड कंडक्ट मे बी अदर ए प्रॉमिस एश्योरेंस व्हिच आर इंटेंडेड टू इफेक्ट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, अगर कोई व्यक्ति अपने वर्डिंग से या कंडक्ट और बिहेवियर से लीगल रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है। द पार्टी हु गिव द प्रॉमिस शैल बी एस्टॉपल, एस्टॉपल के बिहाफ पे उसकी लाइबिलिटी जो है अराइज हो जाती है, ठीक है, और एंड इट इज आल्सो एक्नॉलेज टू द थर्ड पर्सन, मान के चलेंगे, और उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्नॉलेजमेंट या तो बोल के या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। इन केस पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर देयर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टॉपल, अगर एस्टॉपल के थ्रू अगर किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो थर्ड पार्टी कैन स्यू फॉर बेनिफिट, और थर्ड पार्टी यहाँ पे बेनिफिट के लिए स्यू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए गिव 25,000 टू बी एंड ए ने बी को 25,000 दिए टू बी गिवन टू सी, कि सी को देने हैं, एंड बी इन्फॉर्म सी दैट बी इज होल्डिंग इट बिहाफ ऑफ सी, सी के बिहाफ पे बी ने उसको होल्ड करके रखा, सो बट सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे टू सी, और बाद में वो मुकर गया, तो सी कैन स्यू इन्फोर्स टू क्लेम, तो सी जो है बी के ऊपर जो है वो क्लेम कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, उससे वापस पैसे ले सकता है। तो ये था आपके कंसिडरेशंस के कुछ एलिमेंट जो हमने स्टडी किए, कि अगर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं, एक कंसिडरेशन के ऑल ओवर। नेक्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, डिस्कस करेंगे।